बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान से आने वाले अनुज अग्निहोत्री, एम्स जोधपुर से एमबीबीएस की पढ़ाई, डॉक्टर बनने की राह लगभग तय थी, लेकिन अस्पताल के वार्ड से निकलकर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। लोगों की सेवा सिर्फ मरीजों तक नहीं बल्कि थोड़े और दायरे में बढ़कर करनी है। तो जानेंगे उनकी कहानी क्या रही यूपीएससी टॉपर बनने की। अनुज, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपका थर्ड अटेम्प्ट था, पहला रिएक्शन, रिजल्ट जब देखा तो यकीन हुआ? मैम, पहला रिएक्शन तो यही होता है कि हम उसको दोबारा चेक करें, अपने रोल नंबर से उसे बार बार मिलाएं, और फिर कहीं ना कहीं यह सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अब अगला अटेम्प्ट और नहीं देना है। एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक सेंस ऑफ रिलीफ लगता है कि अब खत्म हुआ। नहीं, ये अगला अटेम्प्ट अब नहीं देना है। AIR 1 आने पर सिर्फ ये सोचना कि अगला अटेम्प्ट अब नहीं देना है। मतलब बिल्कुल उम्मीद की थी आपने कि मैं बिल्कुल AIR 1 पे पहुंचूंगा? नहीं मैम, बिल्कुल। मैं दूर दूर तक कभी सपने में ये नहीं इमेजिन करा था कि AIR 1 आएगी, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैम। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर लक का होता है, तो उसी की बदौलत मुझे लगता है मिलेगी। अनुज, आपको लेकर ये बात सामने आई कि आप MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, अच्छा खासा सब कुछ था। वो पल कब आया जब सोचा कि नहीं मुझे UPSC की तैयारी करनी? क्या वो शुरू से मन में था या बाद में जाकर उसकी प्लानिंग की? जी मैम, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रुझान तो था सिविल सर्विसेज की तरफ और इंटरेस्ट भी था, लेकिन मैम वो कहते हैं ना कि एक मोमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक ग्रेजुअल प्रोसेस के दौरान आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ बार बार ऐसी महसूस होती है कि अब मुझे इससे बढ़कर कुछ और करना चाहिए। और एक मैं एक्सपीरियंस मैम आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मैं कहता हूँ कि एक हेल्पलेसनेस मुझे फील हुई एज ए डॉक्टर कि हम बहुत लिमिटेड कुछ कर पा रहे हैं, और चूंकि हम उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर्स को दे भी नहीं सकते, उसके लिए बहुत एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी ज़रूरत होती है, बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो हम जब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हम अटैचमेंट हमारी में जाते थे, तो हम देखते थे कि वहाँ पे TB के मरीज़ आ रहे हैं, और जिनके पास हम उनको दवाइयाँ तो दे रहे हैं, लेकिन चूंकि TB का एक बहुत बड़ा लिंक उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, और वो न्यूट्रिशन शायद उस तरह का नहीं मिल पा रहा है, उनके परिवार की वो क्षमता नहीं है कि वो उन सब चीज़ें उनको मुहैया करा सकें। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो मैम ये मुझे प्रेरित करता था कि बड़ी तो यानी एक तरह से आप कह रहे हैं कि MBBS करने के दौरान जो अनुभव आपने देखे समझे, बिल्कुल, वो अब आगे भी आपकी मदद करने वाले हैं? निसंदेह मैम। बिल्कुल। आपने जब सोचा, देखा, समझा कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है, वो बड़ी चीज़ें मुझे आप बताएं जिसके लिए आपने माइंडसेट को तैयार किया और देखा, समझा, किस तरह से काम धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया आपने तैयारी को लेकर? जी मैम, जब मैंने फाइनली ये निर्णय ले लिया कि अब मुझे UPSC करना है, तो सबसे पहला मैम मैंने फिगर आउट करा कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि 500 नंबर ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं और ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे सबसे पहले वो क्लियर करना था। उसके बाद मैम मैंने सोचा कि अगर मैं तैयारी अपने घर से रहकर कर सकता हूँ, और अपनी ये सब दिल्ली की चकाचौंध से दूर यहाँ, तो मुझे लगा सबसे कंफर्ट में अपने माता पिता के साथ रहकर जहाँ से मैं सबसे इजीली तैयारी कर सकता हूँ, मैंने वो चुना। और चूंकि मैं अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ को भी ये कहूँगा कि अपने आप को भरोसा दिलाया कि मैं अपने एकांत में रहकर भी तैयारी अगर कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली सक्सेस मिलनी चाहिए। तो ठीक है, तो आपने कहा कि अलग रहना है, एकांत में रहना है और सक्सेस मिलेगी। और सब्जेक्ट को लेकर जिस तरह से आपने बोला कि सब्जेक्ट को लेकर चुनाव करना या बाकी और चीज़ें देखना समझना, क्योंकि सिलेबस को लेकर जब बात करते हैं तो कई लोगों में कन्फ्यूजन होता है। कई मानते हैं कि अगर आप सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ाई करें तो उतना बड़ा सिलेबस नहीं लगेगा, अगर आप ज़्यादा किताबों का सहारा लेंगे तो हो सकता है कि आप उसी में उलझ जाएँ। तो कौन से ऐसे बड़े पॉइंट्स हैं अनुज, मैं समझना चाहूँगी, जो आपने सेट कर लिए थे कि मुझे इस दायरे में ही रहकर आगे पढ़ाई करनी है, आगे पढ़ना है? जी मैम, अगर हम सिलेबस देखेंगे तो मेंस का सिलेबस बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही पॉइंटेड भी है एट टाइम्स। तो अगर हम उसी दायरे में रहकर अगर हम अपना कंटेंट बिल्डिंग करें, क्योंकि आज के समय में जहां कंटेंट की इतनी भरमार है, उसमें से हमें फिल्टर आउट करके नॉलेज निकालनी है, जिसे हम बार बार रिवाइज करके उसे कॉन्क्रीट अपने दिमाग में बैठा सकें और उसे अप्लाइड नॉलेज के फॉर्म में एग्जाम में लिख सकें। तो मेरा यही मानना था मैम कि हमें अपने रिसोर्सेज लिमिट करने चाहिए, और उन रिसोर्सेज को कुछ अपनी भाषा में अपने नोट्स में उतार लेना चाहिए, जिन्हें हम रिवाइज करना आसान कर सकें मैम। ठीक है। राघव ने जिक्र किया AI का। अनुज, आपने AI की मदद ली, ChatGPT और जो टूल्स हैं उनकी मदद ली,
बिल्कुल मैम, बहुत भरपूर मदद ली। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ एक अभ्यर्थी को होता है वो मेंस के अपने आंसर चेक करवाने के लिए। और कई लोग बहुत ज़्यादा पैसे दे के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं। मैम मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि एआई आज इतना डेवलप हो चुका है कि यदि हम उसे अपने आंसर्स की फ़ोटो भेजें तो बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण वो करके दे सकता है, और बहुत आराम से हम अपने आंसर्स भी और मेंस की प्रिपरेशन एआई की मदद से यूज़ कर सकते हैं। और मैम इंटरव्यू के लिए भी मैं सेम कहना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे हम एआई से बात कर सकते हैं और हमारी जो स्किल्स हम इंटरव्यू के लिए चाहते हैं वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यानी एआई बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है। अनुज, अब डेली रूटीन, सबका इंटरेस्ट होता है कि टॉपर्स का डेली रूटीन क्या रहता है, कितने घंटे वो पढ़ते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो सुबह पढ़ने में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, कुछ लोग को रात भर जगना अच्छा लगता है। तो अनुज का क्या रूटीन रहता था? जी मैम, मेरा रूटीन बदलता रहा है, क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं अपने घर से रहकर। तीसरे अटेम्प्ट में मैं सर्विस में आ चुका था, और सर्विस में अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं, तो एक रूटीन फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैम मैं यही कहूँगा कि मैं एक चीज़ फॉलो करता था, वो है कंसिस्टेंसी। अगर मैं कंसिस्टेंटली कुछ क्वालिटी आवर्स निकाल सकता हूँ जिससे मेरी प्रिपरेशन को और मतलब हेल्प होगी, और उसमें मैं एड ऑन अपनी नॉलेज पे कुछ करता जाऊँ, अपनी जो पुरानी नॉलेज है उसी को रिवाइज करके सॉलिडिफाई करता जाऊँ, तो उस पर मैं फोकस करता था। और जहाँ तक की बात है स्टार्टिंग के अटैम्प्ट्स में, मैम मैं सिंपल सा रूटीन फॉलो करता था। जब भी सुबह अच्छी नींद खुल रही है, एक बार नींद खुलने के बाद वापस नींद नहीं आनी चाहिए, इतना मैं फोकस करता था। और क्वांटिटी ऑफ आवर्स से ज़्यादा मैम क्वालिटी ऑफ आवर्स पे फोकस होता था। अच्छा, ठीक। वैसे कितने घंटे सोते थे आप? 7 से 8 घंटे तो ट्राई करते थे। तीनों अटेम्प्ट में यही रहा कि कम से कम। अच्छा, आपके बारे में ये कहा गया कि आपने बिल्कुल दोस्तों को भुला दिया, रिश्तेदारों को भुला दिया, कॉल्स भी नहीं उठाते थे आप, किसी के इनविटेशन पे जाते भी नहीं थे, ये सच है? कुछ हद तक सच है मैम। मैं कहूँगा कि मैंने अपनी सोशल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। मेरे पास मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे जब मैं घर पर था, जाहिर सी बात है जब मैं ट्रेनिंग में था तब चीज़ें बदल चुकी थी, लेकिन जब मैं पहले रहकर घर पे कर रहा था तैयारी, तब मेरे पास सिर्फ मेरे पेरेंट्स थे और कुछ दोस्त थे जो पूरे साथ ही मैं तैयारी कर रहे थे, तो उनसे मेरी मदद हो जाती थी। और मुझे लगता था कहीं ना कहीं जब हम इस सफ़र से बाहर निकलेंगे तब बाकी सबसे वापस जुड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो यही मेरा। अनुज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब प्रीलिम्स की बात होती है, फिर मेंस की बात होती है, फिर इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट एक तरह से होता है, इनके लिए कुछ अलग अलग आपकी तरफ से कुछ मैं कहूँ पॉइंटर्स होंगे? आपने क्या किया? कई लोग कहते हैं प्रीलिम्स टफ है, कई कहते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट सबसे ज़्यादा टफ होता है, तो ऐसा कुछ रहा क्या इतने अटेम्प्ट्स में? क्या देखा समझा आपने? अब मैं कहूँगा कि एज सच एक स्टेज को टफ नहीं बोलूँगा मैम सिचुएशन टफ हो सकती है कभी कभार, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम है तो पूरा प्रोसीजर अपने आप में अनसर्टेनिटी लेकर आता है, तो वो टफ हो सकता है। जहाँ तक मैम तैयारी की बात है प्रीलिम्स और मेंस, मैम मैं सब्जेक्ट को कभी क्लासीफाई प्रीलिम्स और मेंस के बीच में नहीं करता था। अच्छा। उसे होलिस्टिक मैनर में ही पढ़ते थे। स्ट्रेटेजी आपकी प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग वेरी हो सकती है मैम, लेकिन सब्जेक्ट को पूर्णता में ही मेरा मानना है कि पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से हम उसमें एड ऑन कर सकते हैं कि ये चीज़ प्रीलिम्स में पूछी जाएगी, ये चीज़ मेंस में पूछी जा सकती है, तो उस हिसाब से। अच्छा, ठीक। और सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर आपका कुछ कोई राय होगी, कोई एडवाइस होगी? मैम जहाँ तक ऑप्शनल की बात है, बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके, क्योंकि एक बार आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसमें आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया, फिर अपने निर्णय को दोबारा सोचना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है मैम, सबसे पहले तो आप अपने जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। एक बार क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यदि आपको महसूस होता है कि मैं ये कर सकता हूँ और पढ़ाई करके, तो आपको वो चीज़ सिलेक्ट करनी चाहिए, रादर देन कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से ऑप्शनल में कौन से अच्छे नंबर दिए जा रहे हैं, उस चीज़ को इतना महत्व नहीं देना चाहिए मैम। कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि समय कम है, जल्दी जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मॉक टेस्ट को लेकर आप क्या कहेंगे, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि मेंस में हमें आंसर ही लिखने होते हैं। तो अगर हम घर पे रहकर अपने डेली के रूटीन में, चाहे आप 20 क्वेश्चंस ना लिखें जो कि पूरा पेपर 20 का होता है, अगर आप 5 भी क्वेश्चंस टाइम बाउंड लिख रहे हैं, एक रूटीन के साथ फॉलो कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है मैम। और जब पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू का टर्न आता है, कहा जाता है कुछ भी पूछा जा सकता है, ये सही है?
मैम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मुख्यतः क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बैकग्राउंड से, जहां से आप आते हैं, क्या आप काम करते हैं, क्या आपने पढ़ाई करी है, तो मुख्यतः सवाल वही रहने वाले हैं। इसके अलावा क्या करंट अफेयर्स में रह रहा है, उस पर अगर आपकी राय मजबूत है, अगर आप वेल अवेयर हैं क्या चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत आसानी से इंटरव्यू हो सकता है मैम। ठीक है अनुज, कभी मैं कहूँगी ऐसे पॉइंट भी आते हैं जब आप गिव अप करने की सोचते हो या परेशान हो जाते हो, तो इस तरह का मोमेंट भी आया क्या? बिल्कुल मैम, चूंकि नेचर इस एग्ज़ाम का इस तरह का है कि आपको अप्स एंड डाउन्स फेस करने ही पड़ेंगे, तो निसंदेह ऐसे मोमेंट्स ज़रूर आते हैं, लेकिन उसी समय आपके परिवारजन साथ में होते हैं, दोस्त बहुत सपोर्ट दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं और दिमाग में ये धारणा होती है कि आज अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। तो उसी से मैम मुझे लगता था कि उस लाइट जो लो फेजेस होते हैं उसे को पार करना होता है। हाँ, और आपने कहा कि आप लोग सभी ने कुछ गलतियां की, उन गलतियों से सीखा। मैं ये कहूँगी कि कोई ऐसी टिप या कोई ऐसा लेसन है जो आपने इस पूरी जर्नी के दौरान सीखा हो और जो तमाम एस्पिरेंट्स हैं उनको आप देना चाहें, समझाना चाहें? मैम मैं कहूँगा कि जो मेंस की भूमिका है इस पूरे एग्ज़ाम में सबसे बड़ी है, तो अगर हम उसे सबसे बड़ी अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। कुछ लोग जब तैयारी चालू करते हैं वो काफ़ी सारा समय प्रीलिम्स को डेडिकेट करके वेस्ट कर देते हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि अगर हम तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड तैयारी शुरू करें, एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से तैयार करें, उसके बाद वो प्रीलिम्स और मेंस को डिफरेंशिएट करके फिर पढ़ें। ठीक है, तो यूपीएससी की जो जर्नी है वो सिर्फ एक एग्जाम की कहानी भर नहीं है, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ की कहानी है। और आज इन टॉपर्स से बात करके एक बात साफ है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, कंसिस्टेंसी से बनती है।